सॉरी हम आज लेट हुए क्योंकि कल हम निकल रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप सेंटर की लाइफ तो जानते ही है। और आज शिल्पी बहन और पंकज भाई का सेशन है, जिसको सुनने के लिए हम भी काफी उत्सुक हैं। हमारी ये अनुभव की कड़ी बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और एक बहुत ही बड़ी बात ये कहना था कि दुनिया में भी हमारी मैनेजमेंट में, जो हमारी ब्रह्मा कुमारी मैनेजमेंट में यही बात चल रहे हैं कि अनुभव की लेन देन और अनुभूति की लेन देन करना है। तो वो लोग भी एक कोर रूप में, एक अच्छे उनके ढंग से वो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमें खुशी की बात है कि हमने तो ऑलरेडी यहाँ स्टार्ट कर लिया छोटे से रूप में। तो हमारी ये जो सेशंस है, ये बाबा का ब्लेसिंग है हमारे लिए, जिसमें शेयरिंग होती है, केयरिंग होती है और इंस्पायरिंग भी होती है। और आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी और मैं खास रानी दीदी को भी इस सेशन में आप स्वागत करती हूँ। और भाई और बहन, आप लोगों का है अभी माइक। आप लोग दिल व जान, शिकवा, प्रेम से, प्यार से अपना अनुभव शेयर कीजिए। हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ये हम अभी जान रहे हैं। तो सबके द्वारा सीख सीख के हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके देन, शिल्पी बहन और पंकज भाई आप आइए, आपका स्टेज है। बोल है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। भाई आपका वीडियो। हाँ जी। ओम शांति। मेरा नाम, शरीर का नाम पंकज है, पंकज गर्ग। और मेरा एक छोटा सा परिवार है। मैं हूँ, मेरी युगल है, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा अनंत, बाबा है जो अनंत, जो हम लोग ने बाबा को गोद लेके बेटा बनाया। और सेकंड छोटा बच्चा है अर्नव, वो 7 साल का है। और हम चारों का ही एक फैमिली है, छोटा सा। और मेरे फादर और मदर यार रहे नहीं, जो मेरे लौकिक माता पिता है वो लोग गुजर गए। फादर गुजरे थे 2013 और मदर 2015 में। तो तब से है, हम लोग 4 जने ही हैं इस लौकिक फैमिली में। और भाई भाई है, वो सब अभी अलग है। और मदर गुजरने के पहले से मेरी युगल जाती थी बाबा के इसमें, ब्रह्मा कुमारियों में, और आती थी जाती थी। और मैं उनको कभी छोड़ने आता था, लेने जाता था ऊपर, मतलब रूम, बाबा के रूम में कम जाता था। सुबह कभी छोड़ता था, लेता था। 6 महीने करीब मैंने किया। फिर एक दिन शायद मुझे उतना याद नहीं मेरे को, दीदी बोली एक बार मिलने आओ। रानी दीदी हमारी, जिसकी हम लोग पालना लेते हैं, रानी दीदी बोली ऊपर आओ, टोली लेके जाओ। और ऊपर गया और मैंने, जैसे रानी दीदी ने दृष्टि दी मेरे को, वो दृष्टि में मेरे को एकदम साक्षात्कार जैसे हुआ। मेरे को लगा ये ही वो जगह है जो मेरे को आना है। और तब से मैंने कोर्स किया। और समझो 2017 की बात होगी, 2016 की। और तब से मैं जो है जुड़ गया हूँ, फिर ज्ञान में आया और ज्ञान का कोर्स लिया। और मेरे को कोर्स दिया था नवीन भाई ने। और
जीतू भाई ने, आधा आधा। वैसे तो बाबा का जो मेरा संबंध है, मेरे को तो बचपन से ही है। जब तक मेरे को याद है तब से बाबा, ये है कि उस वक्त मैंने बाबा को पहचाना नहीं। बाबा तो मेरे साथ ही थे। मेरा जो, जब मैं 1980 की बात है, जब मैं 5-6 साल का था, आई वॉज बॉर्न विद हार्ट प्रॉब्लम। मेरे हार्ट में जो है होल था, लेफ्ट और राइट के इसमें, VSD बोलते हैं उसको। तो तब मैं बहुत छोटा था, तो पिताजी मेरे को लेके घूमे बॉम्बे हॉस्पिटल, इधर उधर। और तब फाइनेंशियली फादर वाज नॉट वेरी स्ट्रांग टू अफोर्ड बॉम्बे हॉस्पिटल, विच वाज वेरी कॉस्टली। तो उन्होंने मेरा जो है वेलोर में क्रिस्टन CMC, क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज, कई लोग जानते होंगे, वहाँ पर डॉक्टर स्टेनले जॉन एंग्लो इंडियन डॉक्टर थे। ही वाज नंबर 2 इन द कंट्री। उन्होंने मेरा सर्जरी किया। और उस टाइम पे भी मेरे को, मतलब काफ़ी बड़ा सर्जरी था उस टाइम पे। इट वाज कंसिडर्ड बी वेरी बिग सर्जरी। आजकल तो छोटा मोटा होता है। तो उस टाइम पे भी मेरे को मेरी मम्मी बोलती है कि ना, तुम लोग का, मैं काफ़ी बीमार रहता था और काफ़ी उल्टी उल्टी करता था एंड काफ़ी चीज़ें होती थी। तो उस टाइम पे मेरा सर्जरी होके 6 महीने वॉज ऑन बेड रेस्ट। और मेरी मम्मी ने, मेरे फादर ने काफ़ी परिश्रम किया। और मेरे को, आई कैन से इट वॉज माई सेकेंड लाइफ। बहुत छोटा था, मेरे को याद नहीं है, काफ़ी बहुत पुरानी बात है, तो मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। खैर, उसके बाद जब स्कूल करने लग गया, तो तब भी मेरे को जो है वीकनेस होती थी और टायर्डनेस होती थी। तो जब मैं बड़ा हुआ, समझो कॉलेज में आया, अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छे से हुई। और 1998 में मेरे फादर का जो है बिजनेस लॉस हुआ बहुत बड़ा। और मैं जस्ट ज्वाइन किया था उस टाइम पे। और इतना लॉस था कि हम लोग का टेलीफोन का बिल भी नहीं भरा जाता था, लैंडलाइन। और उस टाइम पे मेरे को बाबा के, मतलब उस टाइम पे बाबा के बहुत मेरे पे अनुभव हुए। जैसे हम लोग का एक रिटेल शॉप है मार्केट में, स्टील का, लोहे का बिजनेस है हम लोग का। तो वहाँ बैठते थे, तो दुकान में कुछ रहता नहीं था, 1 kg माल नहीं रहता था। और ना काउंटर में कैश, ना फोन का बिल। मतलब ऐसा एक पीरियड आ गया था कि मेरे मनी, मतलब राशन का भी पैसा नहीं था। ये हालत हो गई थी। बट हिम्मत नहीं आ रही। मेरे फादर काफी स्ट्रांग थे मॉरली एंड सपोर्टिव। मदर भी थी सपोर्टिव। हम लोग की जॉइंट फैमिली थी, भाई भी था और मैं भी था। मेरी वाइफ, शादी नहीं हुई थी। तो जब मैं शॉप में जाता, सुबह मैं ही जाता था स्कूल खोलने के लिए। शॉप 9 बजे, 9:30 खोल देता था। और जैसे समझो बैंक में चेक आने वाले हैं, हम लोग पहले चेक दे के माल लेते थे। और हाथ में पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, और चेक अगर बाउंस हो गया तो माल नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, देखते हैं। दुकान जाता था, बैठता था, तो अर्ली मॉर्निंग ग्राहक आता था, ये चाहिए वो चाहिए, और ये अरेंज कर देंगे और भेज देंगे आपको। तो हम, ग्राहक पता नहीं कैसे ऑर्डर दे देता था, पैसा भी दे देता था, डीडी वीडी जो भी देके चले जाता था। उससे हमने काफी बार, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, 20 बार ये मैंने किया कि कैश डाल के वो अंकल का चेक पास करा के, अंकल वाला आपका चेक पास हो गया, माल दे दो। ये काफी टाइम तक किया। उस टाइम पे जो है भाई भी थे और जॉइंट फैमिली थी। और सबका हम लोग का कैसे ना कैसे करके 98, 99, 2000, 5-6 साल चला। थोड़ा थोड़ा ग्रो तेरा एंड मेरी शादी हुई। और शादी में भी अड़चने आई। और वहां भी मेरे को हमेशा एक हाथ दिखता था, ग्रीन हैंड, ब्लू हैंड सॉरी, कि ऐसे मतलब खाली हाथ। खाली हाथ दिखते थे ब्लू कलर के,
जस्ट ऐसे कभी हूँ, ऐसे मतलब ओनली हैंड इतना पोर्शन, और ना बॉडी ना फेस ना कुछ। मेरी मम्मी को बोलता था मम्मी ऐसे क्यों दिखता है, क्या ना फेस दिखता है ना बॉडी दिखती है ना कोई आवाज आती है, बट ये है कि मैं हूँ, समथिंग लाइक दैट, एक फीलिंग होती थी। मम्मी बोलती नहीं ये कृष्णा है। मेरी मम्मी कृष्णा की बहुत आराधना पूजा बहुत करती थी, उनके इष्ट देव और हम लोग के भी इष्ट देव कृष्णा ही थे। तो मम्मी बोलती कृष्णा है वो तेरा साथ दे रहा है, चिंता मत कर, तो अपना काम कर। तो फैमिली में जो है धीरे धीरे बढ़ता रहा, फिर शादी हुई, और मेरी वाइफ की थोड़ी आइज की प्रॉब्लम है, उनको कम दिखता है। तो उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे को तकलीफ है। मैंने एक्सेप्ट किया कि क्योंकि इट इज नॉट हर मिस्टेक, उसने तो कोई अपनी आंख फोड़ी नहीं है, किसी की भी हो सकती है। चलते फिरते मैं भी गिर सकता हूँ, आप लोग में से कोई भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है टू एनीबॉडी। सो टेकिंग दैट पॉइंट मैं बोला चलो इट इज गॉड गिवन। शादी हुई, और शादी के बाद धीरे धीरे मैंने घर वालों को बताया नहीं, सिर्फ जिनको बताना था जो उनको बताया नहीं, जिनको बताना नहीं था उनको बता दिया। तो पिताजी को बाद में पता चला, पिताजी काफी मतलब उनको बुरा लगा कि पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। तो उस टाइम पे मेरा क्लोजनेस मेरे भाई के साथ ज्यादा था। तो पिताजी को जब पता चला उनको बहुत निराशा हुई कि एक तो पहले बताया नहीं और इस चीज का इलाज नहीं है। तो फिर पिताजी भी एक्सेप्ट कर लिए, माता जी भी एक्सेप्ट कर लिया, और फिर समझो फिर मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस होते रहा। मतलब मैं तो डेली का एक्सपीरियंस भगवान से मेरा तो डेली से अनुभव है ऑलमोस्ट। फिर जब मेरा 2011-12 में मेरा सेकेंड ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट ऑपरेशन वाज इन 1980, सेकेंड वाज इन 2012। उस टाइम पे मेरा जो है हार्ट का वॉल्व चेंज हुआ। आई हैव मेरा जो है हार्ट जो वॉल्व होता है जो फिल्टर करता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वो वॉल्व इज मेटल वॉल्व राइट नाउ। और काफी बड़ा ऑपरेशन था, 18 घंटे 19 घंटे का। और उस टाइम पे मैंने जो अनुभव किया मैं वर्ड में नहीं बता सकता। मतलब लिटरली मैंने ये बता सकता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट डेथ एक्सपीरियंस किया। और उस टाइम पे जैसे, और एक और कोइंसिडेंस बोल लो या चमत्कार बोलो, मैं तो चमत्कार बोलूंगा। जिस डॉक्टर ने जो मेरा 2080 में जो सर्जरी किया, दो डॉक्टर, स्टेमले जॉन तो मेन डॉक्टर था, और जो सर्जरी करता है, जैसे कोई आप डॉक्टर सर्जरी कट करने वाला कोई और होता है और स्टिच करने वाला कोई और होता है, मेन डॉक्टर सिर्फ आके मेन काम करके जाता है। जो 1980 में जिसने मेरा सर्जरी किया था वही डॉक्टर मेरे को 2012 में सर्जरी किया। उस टाइम इट वाज इन वेलोर, और दिस टाइम इट वाज इन गुड़गांव दिल्ली। और यहाँ पर जो डॉक्टर थे देवी शेट्टी वगैरह, उनके पास भी गया 2011 में, 10 में, 12 में। सबने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ रेडियो सर्जरी। तो पिताजी को बोला मैं, पापा ये तो मना कर रहे हैं। तो बोले तो एक काम कर, तो त्रेहान, नरेश त्रेहान है, उनको एक बार कॉल कर ले, ढूंढ के गूगल में। मैंने गूगल में किया और फोन मिला है उनको, बिफोर मैं सर्जरी की बता रहा हूँ। तो वो फोन है जो था उसके उनके असिस्टेंट का नंबर था, डॉक्टर वंदना करके। तो उस टाइम पे जब मैंने फोन किया, कोइंसिडेंटली या बाबा के इशारे के अनुसार, वो फोन जो है जो डॉक्टर उस असिस्टेंट ने गलती से डॉक्टर की टेबल पे रख के निकल गई बाहर। और मैंने किया तो डॉक्टर साहब ने डायरेक्ट उठाया फोन।
बोला डॉक्टर नरेश त्रियान से बात करनी थी। आई एम स्पीकिंग, बोलो। मैं हैरान हूँ, बोला ऐसा नंबर मतलब कोई भी डॉक्टर गूगल पे डालता नहीं है नंबर। बोला अच्छा आप नरेश त्रियान बोल रहे हो? हाँ जी, एक्चुअली मेरी असिस्टेंट का नंबर और टेबल पे रह गया है और बजाय मैंने उठा लिया, बताओ क्या है। बोला ऐसे ऐसे है, मेरा रेडियो सर्जरी है, ये लोग तो मना कर रहे हैं, तो विल यू एबल टू हेल्प मी आउट? बोला आप आ जाओ, देखेंगे। तो मैं जब गया अगले दिन, 2-3 दिन बाद अपॉइंटमेंट लेके, तो डॉक्टर ने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके, नरेश त्रियानी इज लाइक नॉर्थ का नंबर 1 है, खुद उन्होंने इंटरेस्ट लेके खुद अपने कैबिन बैठा के मेरा फाइल देख के स्टडी करके काफी मतलब उस टाइम, उस दिन रात के 8 बजे उन्होंने मेरा एंडोस्कोपी कराया, जबकि हॉस्पिटल के सारे वो डिपार्टमेंट बंद हो गए थे। उन्होंने एक इंटरकॉम से किसी डॉक्टर को बोला भैया यू हैव टू डू इट एंड यू टू रिपोर्ट मी बैक, आई एम वेटिंग। मतलब मैं जानता नहीं उनको, कुछ नहीं है, बट फिर भी डॉक्टर लॉग ऑफ हो गया। फिर वो डॉक्टर ने जो है उनके असिस्टेंट डॉक्टर को बोला और मेरा स्कैनिंग वगैरह हुआ, फिर ऑपरेशन तय हुआ और ऑपरेशन हुआ। और उसी डॉक्टर ने जो है, उसी डॉक्टर ने मेरे को जो है कट किया, सेम डॉक्टर आफ्टर 30 इयर्स। तो जब उसने कट किया तो उसने पहचान लिया कि ये भी डॉक्टर्स का जो होता है कट करने का अलग अलग अपना अपना एक तरीका होता है। तो उसने देखा कि भाई ऑलरेडी आई हैव कट दिस पेशेंट बिफोर। उन्होंने फाइल वगैरह खोली, देखी, बोला ये तो मेरा ही पेशेंट है, मैंने ही किया था इसको 30-32 साल पहले। तो फिर वो बाहर आया, डैड बाहर खड़े थे, यस मिस्टर गर्ग कैसे हो, और उसके साथ 5-6 और डॉक्टर। डैड बोला आई एम गुड, बोला मेरे को पहचाने? डॉक्टर भाषण, you will be shocked to know that I am the same doctor who operated your son 30 years back. Dad भी शॉक, सब लोग शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो मतलब बाबा ने ऐसा प्लान किया कि मेरे को उसी से करवाना था और वहीं पे करवाना था, इसलिए यहाँ का जो है संजोग नहीं बैठा और वहाँ का संजोग बैठा, वहाँ हुआ। और 18 घंटे का सर्जरी हुआ, बहुत क्रिटिकल हुआ और ऑलमोस्ट मेरे को तो पता नहीं, मैं तो बेहोश हूँ ऑलमोस्ट। और मेरे को इतना याद है एट अ मोमेंट मैं कहीं मतलब कहीं नीचे जा रहा हूँ सीढ़ियों से और वहाँ मेरे को एक कोई मतलब कोई एक लेडी मिलती है, औरत व्हाइट एंड व्हाइट में, आई डोंट नो कौन है वो, आई डोंट नो शी। बोलते बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बोला कि पता नहीं क्यों आया हूँ। बोला नहीं नहीं जो वापस जाओ, तुम्हारा जो है यहाँ कोई काम नहीं अभी, और तुम्हारा अभी यहाँ 25 साल के बाद काम है, जाओ भी तुरंत वापस जाओ। और मैं आया तो आंखें खुली, मैं जस्ट बेड पे था और आंखें खुली और सब खुश हुए, शिल्पी मेरी युगल देख के, मेरे फादर देख के। सो दैट वाज ऑलमोस्ट वेरी वेरी, मतलब सोच के मेरे को ना अभी भी गूज बम्स रोटे खड़े हो रहे कि भैया ऐसे इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा बाबा का मेरे पे जो है हाथ, नेवर एंडिंग। और वह हर वक्त उसके बाद भी डिस्चार्ज हुए, फॉलोअप के लिए गए, पिताजी गुजरे, माता जी गुजरी, और मेरा जो है घर अलग हुआ, फादर से डिस्प्यूट हुए तो घर अलग हुआ, घर अलग हुआ तो घर में जब मैं निकला घर से तो कुछ भी नहीं था, जस्ट वन क्लोथ्स, जो कपड़े मैंने पहने थे, जो कपड़े मेरे अलमारी में थे वो केवल, और मेरी गाड़ी, एक पोलो गाड़ी मैंने अपनी खरीदी थी वो, बस ये चीजें लेके निकला मैं। और यहाँ आया ग्रीनेज में, यहाँ सब खरीदा, सब किया। वो टेंशन थी, मम्मी को भी टेंशन थी, बेटा कैसे करेगा। मतलब वाइफ युगल भी बोलती थी कि नहीं कुछ ना कुछ बाबा है अपने लिए, भगवान है, कृष्णा है,
होएगा। यहाँ पर आया, बढ़िया घर मिला, फर्नीचर फर्नीचर सब A to Z, AC, एवरीथिंग जो भी चाहिए था सब। पता नहीं कहाँ से बाबा ने प्रबंध किया, कहाँ से पेमेंट हुआ, कैसे आया, कैसे लगा, कैसे गृहस्थी हम लोग की सेट हुई, मैं तो सोच भी नहीं सकता। अपने आप जैसे प्री प्लान्ड होता है ना, उस टाइप का। बिजनेस में भी मेरा अलग अलग बिजनेस हुआ, तो मेरे को पैसा भी नहीं था, और पिताजी ने भी खास पैसे दिए नहीं। उन्होंने कुछ छोटा सा एफडी बना के उसको लिक्विड कोलेटरल बना के दिया, और बैंक में दिया, और उस बैंक से मेरे को लिमिट मिला। तो पिताजी ने कुछ 25 लाख का एफडी दे दिया बैंक में, और मैंने जब बोला इनको लोन दे दो अगेंस्ट दिस एफडी, मेरे को उन्होंने 25 का लैक्स का एफडी के अगेंस्ट 21 या 20 लाख का ओडी दिया। that is how I started my business, and that's only financial help from my father अभी तक till date। और स्टार्ट हुआ मेरा काम, और अपने आप ऑर्डर आते थे। मैं तो न्यू था, मेरा फर्म न्यू था, फिर भी पता नहीं ऑर्डर आते थे, और पेमेंट भी आता था, जाता था विद ईज, विदाउट मच डिफिकल्टी। साल भर में मैंने पिताजी का ओडी भी फ्री करके उनको वापस दे दिया, उनका एफडी, और बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। फिर तब रेंटेड हाउस में थे, तो अभी घर भी थे अपने घर में। बाबा ने करवाया हर कुछ, हर एक चीज, पिन से लेकर पिन सब कुछ अपने आप ही बना। हम जाते थे शॉप में, फर्नीचर लेने गए, या विनीर लेने गए, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फर्नीचर सब अपने आप। जैसे भगवान ने सेलेक्ट करके लिखा, बेटा तू पेमेंट करो ले जा, पेमेंट तो तेरे को करना, पेमेंट तो पापा नहीं करेंगे। मैं जाता था और उठाता था सामान, विद इन 15 मिनट 20 मिनट में शॉपिंग हो जाती थी हमारी। और हर चीज, आज भी हम लोग का घर जो है वन ऑफ द बेस्ट घर है। बाबा का जो घर है इधर पिंजर में, ग्रीनेज में, वन ऑफ द बेस्ट में हम लोग का जो है घर है। तो मेरे को जब ज्ञान में जब आया समझो 2017 में, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये सब जो है मेरे पिताजी, मेरे जो आत्मा के फादर है बाबा, शिव बाबा की काम है। ये उन्होंने मेरा डे वन से मेरा टेक केयर किया, बिना मेरे नॉलेज के। उनकी तो महिमा ही इतनी है कि मैं बस बताते जा सकता हूँ तो तक। और मेरी जो युगल है, एक्चुअली उनके कारण मैं ही आया ज्ञान में, युगल के कारण, शिल्प बहन के। वो जाती थी रोज, मेरे को बोलती थी आओ आप भी बैठो, ऊपर आओ, थोड़ी देर के लिए आओ। नहीं नहीं, मेरे को नहीं आना है। मे भी मेरे को उस टाइम पे ज्यादा विश्वास नहीं होता था, और लगता था कि यार नहीं, मेरा दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो कर, मैं नहीं करूँगा। बट बाबा ने जब बुलाया तो बस जिस दिन बाबा को ठीक लगा, भैया ये आने को, इसको बुलाना है, तो अपने आप उन्होंने मेरे को बुलाया। अपने आप रानी जी से मिला, रानी जी से मैंने दृष्टि ली, वो दृष्टि जो है आज तक मेरे को याद है। मतलब कम से कम मैं 15 मिनट तक उनका साक्षात्कार देखता रहा मैं। और फिर रानी जी के पालना मिली, और हर चीज अभी तो रानी जी से हम लोग इतना जुड़ गए हैं, इतना जुड़ गए कि सोच भी नहीं सकते कि भैया हम रानी जी के और सेंटर और ब्राह्मण परिवार के बिना हम लोग सोच ही नहीं सकते कि हम कहीं भी जा सकते। इतना बढ़िया परिवार, इतने बड़े हम लोग, बढ़िया हम लोग के जो है। और मेरे को 2 बार माउंट आबू भी जाने का मिला, और वहाँ भी अद्भुत, इतना अद्भुत जो है अनुभव है वहाँ का। 2 बार में, पहली बार में तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सेकेंड टाइम भी बहुत अच्छा लगा, और अभी हम लोग दोबारा जाने की सोच रहे हैं, देखेंगे कि कब होगा। रानी जी तो रोज बोलती है तुम चले जाओ चले जाओ, बट जो मेरा जो व्यापार है, बिजनेस है, तो छूट नहीं सकता। कुछ है चीजें जा नहीं पा रहा हूँ।
परिवार जो है ब्राह्मण परिवार, खुद के परिवार से, लौकिक परिवार से भी इतना प्यारा परिवार मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था मेरे को ऐसा परिवार मिलेगा। सेंटर जाते हैं रोज, इतना अच्छा लगता है, बस अपने घर लौट आए यही लगता है। प्रेम भाई, तोशी दी, मंजू भाई, अमीन भाई, सारे मतलब ते भी ये मंजूनाथ भाई, अनामिका बहन और अनम, सारे ऐसे लगता है बस बिछड़े यार मिल गए, बिछड़े परिवार मिल गया, वापस रीयूनियन हो गया। अंत में इतना कहना चाहूंगा कि मेरा बाबा को बहुत बहुत कोटि 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 शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा का जो है बहुत साथ रहा और हमेशा रहेगा। मेरे को हमेशा लगता था अभी भी बिजनेस में जब मेरे को तकलीफ कभी होती है, अपने आप आवाज होता है कि मैं हूँ, मेरी उंगली पकड़, मेरी उंगली मैं नहीं पकड़ू, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी है, मेरा उंगली ऐसे है, उन्होंने पकड़ रखा है और वो नहीं छोड़ेंगे, मेरे को पता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी तकलीफ हो, इस पल में उसका समाधान जरूर हो। बस इतना ही कहना अभी, क्योंकि का सुनिएगा। ओम शांति। Thank you so much, Pankaj bhai. Very very nice experience. अभी हम शिल्पी बहन का सुनेंगे। ऑन है वीडियो। ओम शांति। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes, yes, absolutely, बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ब्राह्मण परिवार को ओम शांति। तो मेरा शरीर का नाम है शिल्पी और आगरा में पैदा हुई हूँ मैं। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन आगरा ओनली। और छोटा एक परिवार है, छोटा तो नहीं कहूंगी पूरे विश्व में मेरा परिवार है। और मैं 4 लोगों के साथ रहती हूँ। एक मेरे युगल, अनंत, अर्नव और मैं खुद। बाबा ने हमें घर दे रखा है, अपनी छत्र छाया में रख रहा है, अपनी छत्र छाया में पाल रहा है। मुझे जब कहा गया कि अपना अनुभव बताओ तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई। क्या अनुभव बताऊं? क्योंकि मेरी जिंदगी जो है वो वही चला रहा है, ऐसे चला रहा है कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की है मैं क्या थी, क्या हो गई। और जो भी कुछ है सब कुछ उसी के हाथों में। जैसे उसने प्लान कर रखा है एक पाथवे, उस पे चलना है। जहां भी थोड़ा इधर उधर होती हूँ तभी थोड़ी सी उलझन होती है। उसने सब कुछ प्लान कर रखा है, बस मुझे चलते जाना है। और उसकी डिजाइन 100% अच्छी है। मैंने बीएड एलएलबी किया हुआ है, एलएलबी पूरा नहीं कर पाई ड्यू टू माय फिजिकल प्रॉब्लम। और बचपन में पढ़ाई में ठीक ठाक थी एंड बहुत ही पैशनेट, फैशनेबल, फुल ऑन फैशन। बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, साइकिल, मोटरसाइकिल, पापा का स्कूटर ले लेके भाग जाना क्योंकि मेरी बाइक का पेट्रोल खर्च ज्यादा ना हो, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के संग बाइक पे घूमना होता था। तो घर का अगर कुछ काम है तो पापा का स्कूटर लेके भाग जाती थी। बहुत शौक था मुझे व्हीकल चलाने का, मेरा पैशन था व्हीकल चलाना। और पढ़ाई का बहुत शौक, बहुत ज्यादा। घर में लड़ झगड़ के पढ़ती थी मैं। मम्मी पापा का कहना था कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना वरना लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा।
और मुझे बहुत उमंग उत्साह था पढ़ाई के लिए। कहीं कहीं एडमिशन करा लेती थी। बीएड में एडमिशन कराने के बाद बोली मैम को। थोड़ा जिद का संस्कार था बचपन से। फिर व्हेन आई वाज 24 years old, रात को कहीं जा रही थी बाइक चला के, मुझे स्पीड ब्रेकर्स नजर आने बंद हो गए थे। ऐसा 2-3 बार हुआ। बचपन से चश्मा तो लगाती थी मैं। फिर पापा को डाउट लगा, पापा को लगा कि शायद चश्मे का नंबर बढ़ गया है, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि मुझे रेटिना पिगमेंटोसा है, रेटिना जिसका कोई इलाज नहीं है। फिर हमें बड़े डॉक्टर के पास दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में बताया कि हाँ, यस, आई एम हैविंग अ रेटिना पिगमेंटोसा एंड देयर इज नो क्योर इन द वर्ल्ड। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती थी लाइफ में। मुझे तो लगता था ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि तब मेरी विजन ठीक थी, बस रात को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। मुझे लगता था ये क्या, ये कोई ऑब्स्टेक है ही नहीं जिंदगी में। कभी सीरियसली नहीं लिया। मेरे फादर को डिप्रेशन हो गया उसके बाद। इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया कि उन्होंने काम छोड़ दिया, लाइफ छोड़ दी। मतलब छोड़ने से मतलब है किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। कभी सड़क पे गिर गए, कभी कहीं। उन्हें डिप्रेशन हो गया, सुपर डिप्रेशन। और मैं अपने घर में बड़ी थी। हम लोग मिडिल फैमिली को ही, मतलब मिडिल क्लास ही थे। तो अब घर में रोजी रोटी कमाना, घर में सबसे बड़ी थी। मेरे 2 छोटे भाई बहन थे। तो लगता था कहीं ना कहीं, ये लगता था कि शिल्पी के कारण पापा की ये हालत हो गई है। फिर मैंने टीचिंग करना शुरू किया। प्लेसमेंट ऑफिस भी चलाती थी मैं। एंड प्लेसमेंट का काम ऐसा होता है, हर तरीके के लोग टकराते थे, हर तरीके के लोग आते जाते थे। तो हाँ, पहले होता था ना, फैमिली में सारी बात नहीं बतानी है। मतलब जो मेरे चाचा ताऊ थे, उन सबको नहीं बता रखा था मेरे पेरेंट्स ने कि इसको आंख की प्रॉब्लम है। तो उन लोगों का बहुत दबाव होता था कि इसकी शादी करो, ये शादी नहीं कर रही है इसलिए इसके पापा की ये हालत हो रही है, शादी करो। तो मुझसे हर कोई, कभी कोई ताऊ, कभी कोई चाचा आके पूछते थे, तेरी कुछ प्लानिंग है? क्योंकि मैं फैशनेबल बहुत थी, घुमक्कड़ बहुत थी। तो सबको यही लगता था कि ये तो हाथ आने वाली है नहीं है। तेरा कुछ प्लानिंग है तो बता दे। और मैं बोलती थी नहीं, क्योंकि डॉक्टर की बात सुनने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था, मुझे शादी तो फॉर श्योर नहीं करनी है। जो भी हो, मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। एंड आई लव माई नानी। नानी मेरे को हमेशा कहती थी कि हम दोनों साथ रहेंगे। तो मेरी लाइफ का मोटिव एकदम फिक्स हो चुका था कि मेरे को नानी के साथ रहना है और मम्मी पापा की सेवा करनी है। लेकिन समाज का प्रेशर बहुत 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 ज्यादा था। पापा को फोन कर करके भी बोलना। तो मम्मी का ये था कि अब तुम कर लो शादी, ठीक है, लड़कियों को ना अपने लिए नहीं जीना चाहिए, ठीक है, अगर शादी इतनी जरूरी है तो कर दो। तो लेकिन शर्त ये थी कि मैं बता के शादी करूंगी। तो जो भी लड़का आता था देखने में, उसको बता देती थी। देख के तो हर कोई हाँ कर देता था, जब पता चलता था तो थोड़ी देर बाद ना हो जाती थी। फिर ऐसे 2-3 बार ना हुई। तो जैसे मैंने कहा, जिद का संस्कार था, तो मैं शिव जी के पीछे पड़ गई, भाई जी शादी करा दो कैसे भी करके। इतनी तपस्या, इतनी तपस्या, इतनी पूजा। और पता नहीं, मेरे को शुरू से, जब मैं 11-12 साल की भी थी, हमेशा व्रत, पूजा पाठ 11 साल 12 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। पहले देवी जी को बहुत पूजते थे हम लोग, बहुत पूजा पूजा। मतलब हर जगह मुझे देवी ही देवी नजर आती थी। मुझे कभी कोई शरीर नहीं नजर आया, हमेशा एक लाइट नजर आती थी। फिर शिव जी के पीछे लग गई। तो दिन भर पंडित जी के साथ मंदिर की सेवा करना। और सच्ची में इतना जिद किसी से नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत जिद करी थी, भगवान से शादी करा दो, घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा करके। फिर
41 डेज तक के व्रत रखती थी। बेड पे नहीं सोना, जमीन में सोना, रूखा सूखा खाना, नंगे पैर रहना, पता नहीं क्या 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 क्या। अब वो सोचती हूँ तो मेरे को लगता है कि क्या सब किया था। और हमेशा क्या लगता था कि एक गुफा में चली जाऊं और वहां शिव जी की सेवा करूं, उन पे जल चढ़ाऊं, ऐसे खींच होती थी वो चीज। एनीवे शादी हुई, युगल ने मुझे देखा, हाँ कर दिया। मैंने उन्हें अपना बताया तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज से, उन्होंने हाँ बोल दिया। शादी के बाद थोड़े से हमारे सामने चैलेंजेस आए, और वो चैलेंजेस, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, ये लोग बहुत 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 ज्यादा फिल्दी रिच थे और मैं बहुत मीडियोकर फैमिली से भी थी। कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा। ज्यादा तो डिटेल में नहीं बता सकूंगी, लेकिन आई कुड से कि लगभग 11 साल में लॉक रही एक कमरे में। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो एक शक्ति थी जो मुझसे बात करती थी। घर में और कोई बात नहीं करता था, कोई था ही नहीं बात करने के लिए। डैडी जी मम्मी जी फिर भी कभी कभी करते थे, लेकिन वो भी क्या कर सकते ना। एक तो पापा के सामने इंप्रेशन खराब हो गया था, मैंने झूठ बोला है, एंड बहुत सारी चीजें थी, उनमें दोष किसी का भी नहीं है। लेकिन एक शक्ति मुझसे बात करती थी हमेशा, मैं हूं, मैं हूं। और सारे लोग कुछ भी बोले, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलता था। मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, जबकि मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। मैं एक का चार सुनाने वालों में से थी, लेकिन एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलता था। और जो मैं ज्ञान की मुरलियां, ये जो मुरली आज मैं सुनती हूँ, इनमें कुछ कुछ जैसे वाक्य होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, सेवा अर्थ। अनव, मैं निकल गई हूँ क्या? हेलो अनव, नहीं, तू है। अच्छा, जैसे बाबा कहते हैं ना, सेवा अर्थ, सेवा अर्थ। तो हमेशा मेरे अंदर से वो आवाज आती थी, मैं सेवा अर्थ हूँ। एक एक दो दो चार चार सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो मेरे को लगता था कि मैंने सुने हुए हैं। मैं खुद बोलती थी, ये बातें तो हो चुकी हैं। और एक शक्ति थी जो मुझसे हमेशा बात करती थी। अकेले घंटों घंटों में कमरे में रहती थी, वो सिर्फ रोती रहती थी। अब वो शक्ति का एहसास ऐसा था जैसे कि उसने मेरी छाती पे हाथ रख रखा है और कहा है चुप रहो, मैं हूं, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम आया, पंकज के ऑपरेशन का समय आया। तो इनका जब ऑपरेशन आया, मेरे संग मेरे ससुर जी फुल टाइम थे। उन्होंने मुझे वादा किया कि उसको ठीक करा के ही मैं कुछ और करूंगा, चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। ऑपरेशन के टाइम में बहुत सारे ऊंच नीच देखने, ये हॉस्पिटल में थे, लगभग 2 महीना रहे, 1 महीना तो ऑलमोस्ट आईसीयू में रहे। इनको देखने के लिए, एक झलक के लिए भी फैमिली वाले बोलते थे हैंडीकैप्ड है, इसको कौन लेके जाएगा। तो आईसीयू के बाहर नर्स होती थी, उससे मैंने दोस्ती कर ली थी। जब कोई नहीं होता था तो वो मुझे दूर से एक झलक दिखाती थी। एंड बहुत सारी चीजों का उस वक्त सामना करना पड़ा, मतलब मेंटल स्ट्रेस का, फिजिकल नहीं था, मेंटल स्ट्रेस था बहुत ज्यादा। लेकिन उस टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया था, एक अलग टाइप का वैराग्य आ गया था मेरे जीवन में। मुझे लगता था कि इतना परेशान ये व्यक्ति है, दिल का बहुत, मेरे युगल दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ चित हैं। तो मुझे लगता था ये इतनी तकलीफ में मेरे कारण आ गया है, तो अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, इसे फ्री कर देती हूँ, इसकी जहां खुशी है वहां ये जाए। और ड्यूरिंग द टाइम जब ऑपरेशन चल रहा था, इट वाज 18 आवर का ऑपरेशन, इनको 24 बॉटल्स ब्लड लगे थे। और जैसे ऑपरेशन हो रहा हो और मैं वही हूँ, मुझे सब पता चल रहा है। पूरा खानदान हमारा हॉस्पिटल में आ चुका था, वो सब एक तरफ थे और मैं एक कोने में बैठी हुई थी। एक एक
मिनट मुझे पता चल रहा है अंदर क्या हो रहा है, और मेरे मुंह से केवल एक वो अजापा जाप निकल रहा था, कृष्णा तू कर रहा है ना, कृष्णा तू कर रहा है ना। शादी के बाद कृष्णा की सेवा होती थी और मेरा ही काम था सेवा करना, तो मैं शिव जी से कृष्णा पे क्विट हो गई थी, और बस ऐसे कृष्णा की बस तू ही है, तू कर रहा है ना, देख तू ठीक करके ले आएगा। इनका हार्ट बस्ट हो गया था, तो चांसेस आर वेरी वेरी लेस, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था ये कृष्णा कर रहा है, उसकी गोद में बिठा के आई हूँ, एकदम सही सलामत बाहर आएंगे। और उस समय में बड़े सारे संकल्प प्रतिज्ञा हुई कि नहीं, बहुत तकलीफ पाई है इस इंसान ने, अब नहीं, इसे जो लेट हिम चूज द लाइफ, और मैं ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं रहूंगी इसकी लाइफ में। 72 आवर्स के बाद जब इन्हें होश आया, इनका बीपी लो हो चुका था, वेंटिलेटर पे थे, बॉडी श्रिंक कर रही थी, तब भी एक ही चीज थी, कृष्णा तू खड़ा है, कृष्णा तू कर रहा है। और वास्तव में उसने किया, बाबा ने किया, जरूर किया, 110% किया। ऐसा लग रहा था जैसे एक बाप उसे भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, उसे भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। बाहर आए, इन्हें ये ऑलमोस्ट सर्जरी के बाद अपना लाइफ ही भूल चुके थे, बहुत टाइम लगा इन्हें नॉर्मल होने में, लगभग 6 से 8 महीना लगा। मेरे फादर इन लॉ ने बहुत मेहनत करी इनके लिए, बहुत, मतलब कोई बात नहीं कर सकता, बहुत मेहनत करी, और वो एकदम ठीक ठाक थे। तब तो भक्ति, मेरे ससुर जी बहुत ज्यादा भक्ति में थे, कहीं कहीं हाथ पकड़ पकड़ के मुझे लेके जाते थे, ये मंदिर, वो पूजा, वो पाठ बहुत कराते थे। उसके अलावा खुद इन्होंने, मेरे ससुर जी ने इनकी बहुत सेवा करी, और अपने जीवन को इनके लिए दान करके वो 2013 में चले भी गए। तो मतलब जब ये सब हो गया, ये घर आ भी गए, तो भी हमारे बीच में तो बहुत डिफरेंसेस आ गए थे, बहुत कुछ, लाइफ ही एकदम चेंज हो गया था, सब कुछ चेंज हो गया था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी, बैंगलोर ही छोड़कर चली गई, क्योंकि डिसाइड कर लिया था कि इनकी खुशी जहाँ है उसके बीच में मैं नहीं आऊंगी। बंदा कभी खुशी नहीं हुआ है जीवन में, और मुझे ना लाइफ से वैराग्य आ गया था एक तरीके का, कुछ नहीं चाहिए, ना पेरेंट्स चाहिए, ना ससुराल चाहिए, ना पति चाहिए। मेरी नानी ब्रह्मा कुमारी से थी, मैं उन्हीं के हाथों में पली हूँ। तो मैंने नानी को बोला, नानी मैं आना चाहती हूँ। मैं घर छोड़कर उन्हीं के पास गई थी। उन्होंने मुझे कहा, एक बार एक ही चीज कहा था, अपना ड्रामा छोड़कर आएगी ना तो कभी सुख नहीं पा पाएगी। कुछ बात समझ में नहीं आई थी, उन पर चिल्ला दी थी मैं जोर से कि मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, नहीं चाहिए कोई भी। कुछ समय बाद मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ, तो जैसे मैंने कैंसर का सुना, और मैं अपने ससुर जी को बहुत प्यार करती थी, बहुत, मतलब बहुत ज्यादा। तो कैंसर का सुना तो मेरे मन में एक थॉट आया, पंकज कैसे संभालेंगे अपने आप को, वो तो एकदम अकेले पड़ जाएंगे, मुझे वहां पहुंचना चाहिए। अब स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि मैं पीछे बैक गियर मार ही नहीं सकती थी, फैमिली में सब अगेंस्ट हो गए थे मुझे बुलाने के लिए, मेरे पेरेंट्स भी अगेंस्ट हो गए थे भेजने के लिए, लेकिन मुझे जाना था। एक शक्ति मेरे साथ कार्य कर रही थी कि तू चल। लिटरली मैं एकदम अकेली थी, मेरे ससुराल वालों ने मना कर दिया था, पंकज मुझसे बात नहीं कर रहे थे, पीहर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब तू वापस लौट के आई तो हमारे पास भी जगह नहीं है। एक ऐसी शक्ति थी जो मुझे खींच के लेकर आई है। मुझे नहीं मालूम कैसे मेरी टिकट हुई, कैसे मैंने फ्लाइट ली, कैसे मैं आगरा से दिल्ली पहुंची, कैसे फ्लाइट चढ़ी और कैसे मैं उतरी और कैसे अपने घर पहुंची। बहुत झगड़ा हुआ मेरे आने के बाद, लेकिन जब मैं अपने ससुर जी को मिलने गई, उनकी, तब मुझे दिखता था थोड़ा। उन्होंने जब मुझे देखा तो जैसे उनकी आंखों में ना एक संतुष्टता थी, एक ही चीज बोले, आ गई तय, मतलब तू आ गई अब। एंड उसके
2 दिन बाद वो वेंटिलेटर पर चले गए। एंड तब से मेरा लाइफ में जैसे एक टर्न आ गया हो। वो जो शक्ति जिसे मैं बोलती हूँ, वो हर समय बचपन से और आज तक मेरे से बात करती है, हमेशा मेरे आगे पीछे रहती है। जहां भी मैं अटकती हूँ वो मुझे खींचती है। एक ऐसे ट्विस्ट में जहां मैं गिरने वाली हूँ, वो हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है मुझे। ससुर जी की डेथ हो गई, फैमिली में डिफरेंसेस बहुत बढ़ गए। बढ़ने के बाद भाई जी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा टेंशन झेल पाए, तो वी हैव डिसाइडेड कि वी गेट सेपरेट। मम्मी के लाडले थे और मेरी सास भी बहुत प्रैक्टिकल लेडी थी, बहुत प्रैक्टिकल। तो वो हमेशा कहती थी तेरे को दिखता नहीं है, उसकी तबीयत खराब रहती है, कैसे संभालेगी तू, यहाँ तो मैं हूँ, जैसा भी हो जो भी हो कर लो, खा लो, दब लो, कुछ भी हो। लेकिन भाई ने एक बार श्रिंक होना शुरू कर दिया था। देन दैट डे मेरी सास ने कहा अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, और इन्हें दुकान से भी निकाल दिया गया था। तो और ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं था। घर में 3-3 गाड़ियां होती थी, लेकिन हम बस में ट्रेवल करते थे। बाद में पंकज ने अपना पोलो लिया था, हमारी फेवरेट पोलो थी, वो बहुत लकी पोलो थी हमारी। हम उसमें अपने 2-2 जोड़ी कपड़े डाल के आ गए और बहुत ब्यूटीफुली उस किराए के घर में हम जहाँ गए, क्योंकि पापा चाहते थे पंकज का एक बड़ा सारा बंगला हो, और हमने 100 घर देखे होंगे, हर घर में जाते थे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ये घर जैसे खुद भगवान ने हमारे लिए ढूंढा, खुद जचाया, खुद सजाया। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सब कुछ उसने वेल ऑर्गेनाइज्ड, और हमने अपनी जिंदगी जीना शुरू किया बहुत सुंदर तरीके से। जो कभी पूरे नहीं किए थे हमने खूब 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 पूरे किए, खूब खुश। मतलब मुझे लगता था स्वर्ग है तो यही है, लेकिन वो भी स्वर्ग नहीं था, उससे भी आगे अच्छा आने वाला स्वर्ग आगे मिलने वाला था। हम जब बोलते थे कि हमें बच्चा मिल जाए तो सब बोलते थे तुम्हें कौन बच्चा देगा, तुझे तो दिखता नहीं है, तू उससे कुछ घुला मिला के पिला देगी या उस पर बैठ जाएगी, और इसकी जिंदगी का क्या भरोसा है। Then one fine day we got a call and कि भाई अगर चाहिए तो है, आके लेके जाओ। तो अब बात थी, पंकज तो एक सुई भी नहीं सरकाते थे बिना मम्मी से पूछे, और मैं नहीं चाहती थी कि कोई बच्चा आए, क्योंकि मैं वो जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा सकती। तो एक कॉल आया, पंकज तो पीछे पड़ गए। तो पंकज तो पीछे पड़ गए, मैं जाऊंगा लेके आऊंगा। गए वहां पर, और इन्होंने तो, मैंने पंकज को कहा मैं तो एयरपोर्ट पे बिखर गई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं उठा सकती ये जिम्मेदारी। तो पंकज बोले तू थोड़ी ना उठा रही, कृष्णा उठा रहा है। बहुत बहुत रोआ धोआ मचाने के बाद भी, क्योंकि जैसे ऐसे लग रहा था वो ही इसके लिए एक सुख है। हम लोग गए, और मेरे को एक ही डर था, इन्हें प्लीज बता दो कि माँ को दिखाई नहीं देता, प्लीज बता दो माँ को दिखाई नहीं देता। माँ बताना नहीं था। जो अडॉप्शन ऑफिसर थी वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैंने कहा तू है तो क्या हो गया, पालना तो हमें है, मैं झूठ से नहीं कर सकती, कल को उठा के ले जाएगी बच्चे को तो क्या करेंगे हम लोग। एनीवे, पता नहीं एक ऐसा कुछ हुआ कि वहां पे मुझे सब कुछ दिख रहा है, बच्चे से बच्चे को उठा रही हूँ, उसका टेस्ट करा रही हूँ, उसे लेके जा रही हूँ, और फाइनली वो हमारे पास आ गया। वो आ गया घर में, और मेरे अंदर पहले भी एक अर्ज आ चुकी थी कि अब मुझे ना कहीं फंसना नहीं है। तो मैं सोचती थी कि मैं चलो अब कृष्ण के लिए गीता क्लास कहीं करनी चाहिए मुझे। मैंने ना कोई उपनिषद, कोई ग्रंथ, कोई कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी, कोई ग्रंथ कुछ भी नहीं पढ़े हैं मैंने। एक दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, क्योंकि मैं दुर्गा जी की भक्ति तो वो पढ़ती थी, उसके अलावा मैंने कुछ भी, ना रामायण ना गीता, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो लगता था कि चलो गीता क्लास करनी चाहिए। अर्नब भी घर पर आ गया था, परंतु उससे कोई लगाव नहीं था, मुझे कोई प्यार नहीं था, क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं आती थी किसी भी तरीके की। भागती थी मैं घर से कि मुझे रहना ही नहीं है घर में,
और पंकज सारी जिम्मेदारी उठाते थे, बहुत जिम्मेदारी उठाते थे, रात रात को उसका दूध भी बनाते थे, बस एक डायपर क्लीन नहीं करते थे, बाकी सारा काम कर देते थे उसका। और हमारे यहाँ बिल्डिंग में एक लेडी हुआ करती थी, उन्होंने ऐसे उनसे एक बार बात हो रही थी, तो वो किसी सत्संग में जाती थी, तो मैंने कहा मुझे भी ले चलना सत्संग में। बाई चांस उन्होंने कहा कि अच्छा लेके चलूंगी, लेकिन वो लेने नहीं आई। मैं उनका इंतजार करती रह गई, लेकिन लेने नहीं आई। फिर उन्हीं दिनों हमारे यहाँ एक अंकल हैं थे, अभी थोड़े दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ, सिन्हा अंकल। तो उनके यहाँ हवन था, सत्यनारायण की पूजा थी। वो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे और मैं उन्हें पिता की तरह। तो उनके यहाँ पूजा में गई, तो लिफ्ट में मुझे तोशी बहन मिले। हम लोगों का कोई पूर्व परिचय नहीं था, हम वहां मिले। एंड वहां पर जाने के बाद मैं वहां सबको प्रसाद दे रही थी, तो वो मेरे पे ना एक प्यार का सा हाथ होता है, मतलब उस टच को मैं आज तक नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा तुम बहुत प्यारी हो। मैंने कहा मैं प्यारी हूँ? इतने दिनों बाद ये शब्द सुनते ही पता नहीं वो टच ही अलग था। इतना कह के वो चली गई प्रसाद लेके, मैं अपने घर आ गई। लेकिन मैं उन्हें ढूंढती थी पूरे बिल्डिंग में, ना मैं उनका नाम जानती थी, ना मैं उनका डिस्क्रिप्शन, ना मुझे ये मालूम था कौन से फ्लैट में रहती हैं। बहुत समय लगा मुझे ढूंढने के लिए। और कभी कोई बताता था, बाद में मेरे को सिन्हा अंकल ने बताया कि तुम शायद तोशी की बात कर रही होगी, वो भी मुझे बहुत समय बाद पता चला। मैं एकदम पागलों की तरह उन्हें ढूंढती थी, वो लेडी कौन है, वो लेडी कौन है। फिर उनका पता चला, हमारी दोस्ती हुई धीरे धीरे। तो जैसे दोस्तों में होता है, मैंने अपनी बातें भी उनको बताई थोड़ी बहुत, कि मुझे भी थोड़ी शांति चाहिए। देन उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस, शायद उन्हें भी 6.5 महीने हुए होंगे क्लास, मतलब ज्ञान में। उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें ना कोर्स करवाती हूँ, तुम वहां चलो, तुम्हें शांति मिलेगी। ठीक है चलो। और मेरा मन क्या पक्का था, ये शांति वांति कहीं मिलने वाली तो है नहीं है, ये तो मेरे को अपना ये जो रील है ना ये पूरी करनी है। ये हमेशा दिमाग में चलता था, ये रील है ना ये पक्की करनी है। लेकिन क्योंकि मैं उन्हें बहुत मानती थी, अगर वो मुझे रात को 12 बजे भी कहीं चलने को बोलती तो मैं चली जाती उनके साथ। तो फर्स्ट टाइम गई थी मैं उनका मान रखने के लिए कि हाँ वो बोल रही है ना, उनका साथ मिलेगा मुझे, मैं चली जाती हूँ। मैं गई, नवीन भाई ने मेरे को कोर्स कराया। मेरा कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, 3 या 4 दिन मैंने कोर्स किया होगा। एंड वहां जाते ही एक अजीब सा क्लिक लगा मुझको। फिर शिवरात्रि आने वाली थी, तो उस दिन हम ऊपर गए, मतलब जहां हमारा क्लासरूम है वहां गए, वहां मुझे मुरली सुनने का मौका मिला। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी की गोद में सो रही हूँ, ऐसी गोद जो पता नहीं कितने कितने सालों से मैं ढूंढ रही थी। एक साथ, एक कोई मेरा अपना, सिर्फ मेरा अपना। और वो सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे लग रहा था मैं पहले भी चढ़ चुकी हूँ यहाँ पर। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, वो फीलिंग सेम है कि ये मेरा है। आज भी क्लासेस में शुरू में कई बार जा पाती थी, नहीं जा पाती थी, बच्चा छोटा था। उसके बाद अर्नव से प्यार होना शुरू हो गया। मुझे हर चीज में जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, बाबा के प्रति मेरा प्यार और बड़ा हो रहा था। फिर एक दिन फील आई कि ये दोनों मेरे बच्चे ही हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं। और एक एक चीज जैसे वो बोल रहा है, अब ऐसे करना है, अब वैसे करना है, अब ये होगा, अब वो होगा। ठीक है, और वैसे ही चलता है। बुद्धि अपनी काम ही नहीं करती है, बुद्धि है ही नहीं। मैं ना बहुत भावुक हूँ, बहुत मेरा ड्रॉबैक है कि मैं बहुत ज्यादा भावुक हूँ, भावनाओं में बह जाती हूँ। और उसी भाव में शायद बाबा मेरे साथ है। वो मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं बता सकती, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। वो मुझे चला रहा है, वो मुझे पाल रहा है, उसने अपनी छत्र छाया में रख रखा है। एक वही है, Come on. एक वही है जो मुझे जज भी नहीं करता, बिल्कुल भी जज नहीं करता। वो
वो मुझे साथ देता है। एक संकल्प करने की देर है। मुझे डर लगता है संकल्प करने से कि कहीं पूरा ना हो जाए, या कोई ऐसा संकल्प मैं अपने लिए ना मांग लूं। सब कुछ उसने करा पड़ा है, करके देता है मुझे। वो खिलाता है, वो चलाता है। मैंने अर्नब की शक्ल को नहीं देखा है, लेकिन उसने मुझे पूरा महसूस कराया है। मैंने मुरलियां नहीं पढ़ी, उसने खुद मुझे पढ़ाई है। ये जो मुरलियों में आता है, या बड़ी बड़ी दीदियां जो योग कराती हैं, ये पूरा पूरा उसने मुझे कराया है। एक एक चीज मैं जब भी कोई बुक पढ़ती सुनती हूँ, या कभी कोई एक्सपीरियंस सुनती हूँ, ऐसे लगता है तो मैंने पढ़ा हुआ है। खुद मुझे भगवान एक एक चीज पढ़ाता है, दिखाता है, समझाता है। वो बिल्कुल नहीं एहसास होने देता कि तू नहीं पढ़ पाती। बहुत कमियां है हमारे अंदर, बहुत कमियां है। लोग कहते हैं संसार वाले कि हमें बहुत वाइटलिटी है, लेकिन वो जज नहीं करता। हम जैसे भी हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है। और उसने किया है, बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया है। कोई नहीं है, लेकिन वो है एक सेंटर, परिवार है वो मेरा। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उस परिवार के लिए, मेरे पास वर्ड नहीं है दीदी के लिए। मेरे माँ बाप को मैंने कभी नहीं बताया मैं तकलीफ में हूँ। इनके ऑपरेशन के टाइम पे उन्हें पता चला कि मेरे हस्बैंड को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, शादी के 10-12 साल बाद। लेकिन रानी दीदी को मैं अपना हर चीज बताती हूँ, इसलिए क्योंकि वो मुझे दिशा देती है, सही पालना दी है, विदाउट जज किए अपना लेती है, बहुत अच्छी पालना देती है। बहुत फॉर्चुनेट है हम जो हमें बेगोर सेंटर मिला। जब लौकिक में मैं कहीं जाती हूँ ना, तो लोग इंतजार करते हैं, देखिए अब गिरेगी, इसे कुर्सी नहीं दिखी, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अब गिलास गिराएगी। हम बहुत मजाक बना है मेरा, बहुत। बैठने से पहले लोग चेयर खींच लेते थे, लेकिन यहाँ सीढ़ी चढ़ के जाओ, पता नहीं कौन आता है, कौन सीट पे बैठाता है, कौन हाथ में खाना पकड़ाता है, कौन बाबा रूम ले जाता है, कौन क्या कराता है, कुछ नहीं पता, बिना एहसास के। भागते नहीं है लोग। लौकिक में लोगों को लगता है हमारी कमियां उनसे चिपक जाएंगी, यहाँ कोई देखता ही नहीं है, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए कभी इस परिवार से कटने का ख्याल भी नहीं आ सकता। मैं तो एक ही चीज कहती हूँ, मेरी जो जिंदगी की डोर है वो उसके हाथ में है। हम तीनों ना, कहा बल्कि चारों, एक परम धाम वाला है, एक का पता नहीं है कहाँ का है, एक बेंगलोर वाला है, एक आगरा वाली है। कहाँ से मिले हैं और कैसे चल रहे हैं, कौन चला रहा है, ये सिर्फ उसकी कायनात है। मुझे सीधा पेपर, उल्टा पेपर, काला और सफेद रंग के अलावा कोई रंग नहीं पता चलता, लेकिन उसने जिंदगी में सारे रंग भरे हुए हैं, कोई कमी महसूस नहीं छोड़ी नहीं है उसने देने से। बहुत सहयोगी मिले हैं मुझे, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बाबा मिला। वो बचपन से मेरे साथ था। कहते हैं ना, संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। मैं हर पल एक ही चीज बाबा से मांगती हूँ, तेरा साथ, तेरा साथ, तेरा साथ, तेरा साथ। और वास्तव में
आज जब मैं पलट के देखती हूँ तो बचपन में अगर मेरे साथ बचपन से कोई साथ खड़ा था तो वो था वो। मैं ही नहीं समझ पाए, कभी वो मुझे देवी की शक्ति में दिखता था, तो कभी शिव की शक्ति में, तो कभी कृष्ण की शक्ति में, लेकिन उसने मुझसे हर पल बात करी है, क्योंकि मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ। भागती थी मैं अपने अकेलेपन से, भागती थी, ओवरडू करती थी, बिछ जाती थी लोगों के सामने, लेकिन अब अकेलेपन में ही रस आता है, क्योंकि वो सामने आ गया है। वही है जो मुझे झेल सकता है, दूसरा कोई झेल भी नहीं सकता। बाकी एक पंकज भाई है जो झेल रहे हैं। थैंक यू। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारी रानी दीदी को, जिन्होंने पल पर एक टीचर, एक माँ, एक सहेली बन के साथ दिया है। थैंक यू दीदी। Come on. मधुबन में मैं जितना पुरुषार्थ कर पाई हूँ उसके लिए मैं दिल से थैंक्स भी करना चाहती हूँ मंजुला दीदी को। थैंक यू तोशी दीदी, मुझे बाबा का हाथ, मेरा साथी मुझे दिलाने के। भगवान करे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे। थैंक यू अंजलि दीदी, थैंक यू ब्राह्मण परिवार, और थैंक यू मेरा बाबा, और सबसे ज्यादा थैंक्स है पंकज को, जिसने कभी मुझे नहीं रोका। आज तक उन्होंने ऑब्जेक्शन कभी नहीं किया मुझसे कि मैं क्या कर रही हूँ। और मैं तो यही कहूंगी, इस दुनिया में कोई साथी है तो वो है परमात्मा। सब रह जाएगा, कोई साथ जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1 minute legally मेरे